हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेबी विद शो। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई द्वारा बनाई गई जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो डिफरेंट टूल यूज़ किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा उनके बारे में, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के बारे में, साथ ही साथ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और फिजिकल पॉलिसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओएमओ वगैरह हो गया, यहाँ तक कि मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होती है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। सिर्फ इतनी सी बात, एक लाइन जो मैंने आपको बोली, उसी से ही क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जनरली यही पूछा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है ये आपका, और थोड़ा मन लगा करके पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? देखिए, हम सब ने सभी बैंकर्स हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ज़्यादातर बातें हमें पता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में हल्का हल्का सारी बातें बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ याद रहे ये जरूरी नहीं होता। तो एक बार रिवाइज कर लेने में कोई गलत बात नहीं है। लेट्स रिवाइज इट ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टूल यूजिंग विच गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। तो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। ऑफ ए कंट्री कंट्रोल द फॉलोइंग। तो क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा हथियार या औजार होता है जिसके जरिए गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। किन तीन चीज़ों को? सप्लाई ऑफ मनी, मनी कितनी मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए, यानी कि कितना एक मोमेंट पे मनी होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मनी की, ये कंट्रोल करता है। तीसरा, ये क्या कंट्रोल करता है? तीसरा, कास्ट ऑफ मनी आर इंटरेस्ट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मनी की, पैसों की क्या कॉस्ट होगी, ये फॉरेन एक्सचेंज के रेफरेंस में है कि $1 जो है कितने रुपए के बराबर होगा, ये उसके रिगार्ड में है। कास्ट ऑफ मनी हो गया, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंट्रोल करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हम सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कास्ट ऑफ मनी या रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं। और ये सब कुछ करते हैं हम किस लिए हैं, या कोई भी आरबीआई करता क्यों है? इन ऑर्डर टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी, मतलब वो फिक्स रहे, स्थिर रहे, उसके लिए ये सारा काम करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल होता है जिसे गवर्नमेंट और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश में यूज करता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, कास्ट ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और ये सारा कंट्रोल हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ और उसकी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, ग्रोथ हो सके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक्सपेंशनरी, एक्सपैंड होने वाली। दूसरी कॉन्ट्रैक्टनरी, जो मतलब ये सिकोड़ना, मतलब कि कम करना है ना, एक्सपैंड करना, बढ़ाना किसी चीज़ को। कॉन्ट्रैक्टनरी मतलब किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, चलिए, तो अब पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंशनरी पॉलिसी के बारे में। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी की खासियत क्या होती है? इट इंक्रीजेज, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजेज। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या करती है, इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है? तो ये ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज करती है, इसीलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी होती है वो मनी की सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, इट इज ट्रेडिशनली यूज टू कॉम्बैट मतलब किसी से लड़ना भिड़ना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, इन अ रिसेशन पीरियड, जब रिसेशन चल रहा हो। ये रिसेशन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में बाकायदा कवर किया हुआ है। अब मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देख लीजिए, यूनिट 5 नाम से है वो लेक्चर। ठीक है, तो क्या है? इट इज ट्रेडिशनली यूज टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है रिसेशन के समय में, बाई। और ये कैसे कंट्रोल करता है? बाई लोअरिंग। क्या करता है? लोअर कर देता है, कम कर देता है इंटरेस्ट रेट को। जब इंटरेस्ट रेट को आप कम कर देंगे, देखिए पहले 8% पे मिलता था, अगर अभी आपको 4% पे मिलने लगे तो मार्केट में लोग ज़्यादा लोन लेंगे, जिससे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चलेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट
ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये हो गई एक्सपेंशनरी पॉलिसी। दो तरीके की पॉलिसियां हैं, मैंने बताया आपको, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी हमने देख लिया। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है सप्लाई ऑफ मनी को, और ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट से कम्बैट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिसेशन के पीरियड में कैसे करता है, लोअर कर देता है, कम कर देते हैं इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट को कम करके ये जो है, लोअर इंटरेस्ट रेट को कम करके ये लड़ता है। ठीक है, दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसकी खासियत क्या होती है, ये उल्टा है उसका, एक्सपेंशनरी का जस्ट उल्टा है। वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करता था, ये मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगी। देखिए, ये डिक्रीजेज द टोटल मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगी। ये कहाँ काम करती है, इट इन्वॉल्व्स रेजिंग द इंटरेस्ट रेट। वहाँ देखिए इंटरेस्ट रेट हम कम करते थे, वहाँ इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, यहाँ रेज कर रहे हैं, रेजिंग द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू, किस लिए, कॉम्बैट इन्फ्लेशन। अब ये किस चीज़ से लड़ रहा है, ये इन्फ्लेशन से भिड़ रहा है। अब देखो, इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया, पहले कोई चीज़ 4% में मिलती थी, अब 12% में मिल रही है। ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन से कैसे कॉम्बैट करेगा। देखिए, कोई चीज़ 4% में मिल रही थी, अब 12% में मिल रही है, तो लोग क्या करेंगे, 4% पर लोन लेना पसंद करते थे, अब लेना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। जब कम कर देंगे तो मार्केट में मनी घट जाएगा, पैसा जब घट जाएगा तो डिमांड घट जाएगी, जब डिमांड घट जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के दाम घट जाएंगे, है ना। ओके, ठीक है। फिर ये हो गया हमारी दोनों क्या नाम है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके बारे में जाना। फिर दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसियाँ जो है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, अब इसका तीसरा टॉपिक हम उठाते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे टूल हैं, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रिवर्स मार्केट ऑपरेशन को छोड़ करके बाकी ये पांचों अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैंक रेट से। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, द रेट एट विच RBI रीडिस्काउंट्स बिल ऑफ कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट। तो RBI जिस रेट पर बैंक कमर्शियल बैंकों के बिल को रीडिस्काउंट करता है उसे ही बैंक रेट कहते हैं। इसे इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट, इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा गया है कि बैंक रेट को और किस रेट के नाम से जाना जाता है, तो बैंक रेट को डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बैंक रेट है तो बैंक रेट से फायदा क्या हुआ, चेंजेस इन बैंक रेट इज डन बाय RBI बैंक रेट में चेंज करती है, किस लिए, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। बट द रोल इज वेरी लिमिटेड, लेकिन इसका जो रोल है वो इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। मतलब कहने का, RBI ने बैंक रेट इसीलिए बनाया हुआ है कि ताकि हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकें, लेकिन ये उतनी इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं करती। उसके पीछे दो कारण इन्होंने दिए हुए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई RBI। जो रेट इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है उसे एडमिनिस्ट्रेट RBI करता तो है, पर ये जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बैंक रेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ऑटोमेटिकली नॉट लिंक्ड। ये लिंक्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैंक रेट अगर 12% था तो इंटरेस्ट रेट मान लो गवर्नमेंट जनता से 10% ले रही थी, अब ये अगर 6% हो जाता है, बैंक रेट घट करके 6% घटा, तो ऐसा नहीं कि ये ऑटोमेटिकली 6% घट के 4% पे जनता को लोन देने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। बैंक खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसलिए जो बैंक रेट है उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। ठीक है, दूसरा, द बिल मार्केट इन इंडिया इज अंडर डेवलप्ड। जो बिल मार्केट है हमारी वो अंडर डेवलप्ड है। देखिएगा, यहाँ मैंने दोनों को अंडरलाइन दिया, बिल मार्केट अंडर डेवलप्ड है इंडिया में, और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होती है बैंक रेट से। तो एक वजह ये भी है कि मतलब ये जो बैंक रेट है ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में उतना इफेक्टिव नहीं होती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कि बैंक रेट जो है इफेक्टिवली क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एक रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये वाला टूल है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंडर में क्या होता है, RBI बाई करता है और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में। इसमें RBI क्या करता है, क्या नाम है, ये RBI जो है बाई और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, और सेल कब करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड कब सेल करता है, जब उसे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी हो, मतलब किसी चीज़ को सोखना हो, कम करना हो। तो अब देखिए कैसे, जब हम बॉन्ड सेल करेगा RBI, ये RBI है और ये बॉन्ड सेल कर रहा है, तो ये एक कागज है ना, एक कागज है जिसको ये सेल कर रहा है। ठीक है, जब सेल करेगा तो यहाँ पर मान लीजिए बैंक है या कोई पर्सन है, ये बदले में इसको मनी देगा, मनी RBI को देगा और एक कागज इसके पास चला जाएगा। देखिए मनी कहाँ गई, जो बैंक है या जो इंसान है उससे मनी चली गई RBI के पास, और इंसान के पास या बैंक के पास सिर्फ कागज रह गया। तो एक तरीके से देखिए, जो मनी है उसका फ्लो कहाँ की तरफ है, जो मनी है हमारी वो RBI की तरफ जा रही है।
मनी कहाँ गया, आरबीआई की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने तो बॉन्ड खरीद लिया। बॉन्ड जो है वो कागज़ का टुकड़ा होता है, एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पैसे आरबीआई के पास चले गए तो लिक्विडिटी कम हो गई, मार्केट में पैसे घट गए और लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो गई, ये लिक्विडिटी कम हो गई। इसका जस्ट उल्टा है व्हेन गवर्नमेंट बॉन्ड बाई करता है। जब आरबीआई, मान लीजिए अब आरबीआई अब चाह रहा है, ये है आरबीआई, ये चाह रहा है कि कोई एक बैंक है उससे जो है कुछ खरीदना चाह रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहा है। तो अब क्या होगा, आरबीआई को गवर्नमेंट बॉन्ड, इसके पास एक कागज़ का प्रॉमिसरी नोट या बॉन्ड है, उसको ये खरीदना चाह रहा है, तो आरबीआई को इसको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे अब इसके पास आएंगे, ठीक है, और ये कागज़ इसके पास जाएगा। तो पैसे किसके पास आ गए, बैंक में, यानी मार्केट में आ गए। तो लिक्विडिटी इंजेक्ट हो गई, इसे ही कहते हैं इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इंजेक्ट हो गई या मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, ये हो जाता है, ठीक है। ओके, अगला है, तो हमने पढ़ा क्या, बैंक रेट के बारे में पढ़ लिया। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर जो है आरबीआई बैंकों के, कमर्शियल बैंक के जो बिल को डिस्काउंट करता है, उसे बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओपन मार्केट ऑपरेशन वो होती है जिसमें आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स को जो है मार्केट में सेल और बाई करता है। ये भी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब और इंजेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। मैंने समझाया आपको कि सेल करने पर एब्जॉर्ब कैसे होगा और बाई करने पर इंजेक्ट कैसे होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये देखिए, पहले ये समझ लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो होता है, CRR इज लिक्विड कैश दैट बैंक हैव टू मेंटेन विथ आरबीआई एज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ दियर एनडीटीएल, ठीक है। अपने एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो सर्टेन परसेंटेज बैंक को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, उसे ही कहते हैं क्या, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं इसे, कैश रिजर्व रेशियो। जैसे बैंक, आरबीआई ने कहा, अभी जैसे मान लीजिए CRR आपका 3% है। कितना परसेंट है, 3% है। तो इसका मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपये होंगे तो उसमें से 3 रुपये बैंक को कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। यानी बैंक के पास सिर्फ 97 रुपीज़ है, जिसमें उसे अपना लोन देना है, जो भी काम करना है वो उसे 97 रुपीज़ में ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद में एक और ये पॉइंट अच्छा है कि प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। जो अभी का बैंकिंग सिस्टम है ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम कहलाता है। फ्रैक्शनल क्यों कहलाता है, क्योंकि एज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली ए फ्रैक्शन, केवल एक फ्रैक्शन ऑफ दियर डिपॉजिट लायबिलिटी। जो एफडी वगैरह है उसका केवल जो है एक फ्रैक्शन ही जो है वो कैश के रूप में सेंट्रल बैंक या आरबीआई के पास में रखते हैं, ताकि, और ये किस लिए रखते हैं, ताकि इंश्योरिंग सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ डिपॉजिट। जो कस्टमर ने पैसा जमा किया उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम इसीलिए ये कहलाता है। और CRR क्या होता है, CRR होता है वो कैश के रूप में रखा जाता है, एक एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज जो बैंक के पास रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। CRR किस एक्ट में है, तो आरबीआई के सेक्शन 42(1) में डिफाइंड है। क्या कोई लिमिट है CRR की, तो नहीं, एक्ट के हिसाब से मिनिमम में भी कोई लिमिट नहीं और मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं। आरबीआई अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता है। इंक्रीजिंग CRR रिड्यूस द लिक्विडिटी। अब ये देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इंक्रीजिंग द CRR, आपने क्या किया, CRR बढ़ा दिया तो ये क्या करेगा, लिक्विडिटी घटा देगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए CRR अभी 3% है, तो बैंक के पास 97 रुपये हैं, 100 में से 3 गए, 97 बचे। अब आप मान लीजिए इसको 20% कर दीजिए CRR, यानी 20 रुपये रख देगा तो अब बैंक के पास 80 रुपये हैं केवल। पहले उसके जब CRR 3 था तो वो जो है 97 रुपये जो है लोगों को लोन दे करके कमाता था। अब उसका 20% कर दिया आपने, CRR बढ़ा दिया, अब वो सिर्फ 80 रुपये देगा मार्केट में। तो अब देखिए, पहले 97 रुपीज़ थे, अब केवल 80 रुपीज़ हैं। तो देख रहे हैं वो कैश घट गया। वही कह रहा है कि CRR बड़ा रिड्यूस कर देता है लाइबिलिटी, मतलब जो है लिक्विडिटी को। इंक्रीजिंग CRR, आपने CRR बढ़ाया तो लिक्विडिटी घट जाएगी। इसका उल्टा होगा, अगर आप CRR को डिक्रीज करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए, पहले 20, मान लीजिए पहले 30% थी CRR, तो बैंकों के पास केवल 70 रुपये बचते थे 100 में से। और अब जो है अगर आप इसको 10% कर देंगे तो बैंकों के पास में 90 रुपये बचेंगे। पहले 70 रुपये बचते थे, अब 90 रुपये बच रहे हैं। 90 का लोन देंगे तो इंक्रीज हो गई लिक्विडिटी। यही कह रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई के पास में जो CRR होता है वो कैश के रूप में रखा जाता है। और एक और पॉइंट है कि आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन CRR। जो ये CRR के रूप में 3% या 4% बैंक जो है आरबीआई के पास रखता है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट बैंक को मिलता नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा CRR के बारे में। हमने सारे पॉइंट्स पढ़े। CRR क्या होता है, एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज जो हम बैंक के पास, आरबीआई के पास में किस रूप में रखते हैं, हम आरबीआई के पास में रख देते हैं
कैश के रूप में। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को SLR कहते हैं। ये भी इट इज़ द परसेंटेज ऑफ NDTL दैट बैंक, NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता है, बैंक्स नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, जो NDTL का कुछ परसेंटेज ये भी होता है और बैंक को मेंटेन करता है किस फॉर्म में? वहाँ सिर्फ आप जो है RBI के पास कैश के रूप में रखते थे, यहाँ कैश विद बैंक, कैश विथ अदर बैंक, एक्सेस कैश विथ RBI, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड के रूप में रखा जा सकता है। और अगर ऐसा रखते हैं तो इसे ही SLR कहते हैं। CRR और SLR लगभग सेम ही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि CRR सिर्फ कैश के रूप में RBI के पास रखा जाता है, जबकि SLR आप विद इन बैंक भी रख सकते हैं, किसी दूसरे बैंक के पास कैश के रूप में रख सकते हैं, RBI के पास कैश के रूप में भी रख सकते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खरीद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या गोल्ड के रूप में रख सकते हैं। तो SLR में ये इतने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इसके हैं, जैसे ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 में डिफाइंड है। SLR किस में डिफाइंड है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 में। जबकि CRR किस में डिफाइंड है? CRR RBI के सेक्शन 42(1) में डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद में क्या ये फिर से इसमें वही लिमिट वाली बात हो गई कि क्या कोई लिमिट है एक्ट के हिसाब से? तो एज पर लिमिट एक्ट के हिसाब से मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, लेकिन मैक्सिमम NDTL का 40% किया जा सकता है। SLR मैक्सिमम 40% जो है RBI कर सकता है NDTL का, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। जबकि CRR के केस में मिनिमम भी कोई लिमिट नहीं थी, मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं थी, बैंक RBI अपने हिसाब से रख सकता है, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है SLR का? SLR किस लिए होता है? तो SLR इज मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट बाय इंक्रीजिंग द SLR बैंक क्रेडिट विल गो डाउन एंड डिक्रीजिंग द SLR बैंक क्रेडिट विल गो अप। मतलब इनका कहने का है कि SLR के जरिए हम क्या मेंटेन करते हैं? बैंक क्रेडिट के एक्सपेंशन को होल्ड करते हैं, कि बैंक कितना क्रेडिट देगा उसको हम कंट्रोल कर देते हैं बाई इंक्रीजिंग SLR। यदि हम SLR को बढ़ा दें, SLR बढ़ा दें, अभी मान लीजिए SLR अगर 18% है और तो 18% है, तो 100 रुपये में से 18 रुपये तो इसको जो है गोल्ड या जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बैंक के पास कैश के रूप में रखना पड़ेगा। तो अभी उसके बाद 100 रुपये में से 18 रुपये घटते हैं तो बचता है 82 रुपीज़, इतना लोन देगा। लेकिन अगर आप इसे बढ़ा दो, SLR 18 की जगह पे आप कर दो 40%, मान लिया मैक्सिमम कर दिया 40%, तो अब 100 रुपये में से 40 रुपये चला जाएगा, सिर्फ 60 रुपये उसके पास बैंक के पास लेंड करने के लिए होंगे। तो ये 60 रुपये में देख रहे हैं अब आप जो है, जब आपने SLR बढ़ाया तो जो बैंक के पास में सिर्फ 60 रुपये बचे, तो बैंक का क्रेडिट जो था वो नीचे चला गया, कम हो गया। और डिक्रीज कर देंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने CRR में समझाया था, तो उसी हिसाब से समझ लीजिएगा कि अगर आप SLR को डिक्रीज करेंगे तो जो बैंक का क्रेडिट है ऊपर जाएगा। देख लेते हैं एक बार चाहे तो कैसे करेंगे ये। जैसे मान लीजिए बैंक हमने SLR घटाना है, मान लीजिए SLR अभी जो है एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अभी मान लीजिए 10% है, तो बैंक जो है 90 रुपये लेंड कर सकता है। अगर ये 1% में घटा के कर दूँ तो बैंक 99 रुपीज़ कर सकता है। अभी पहले 90 रुपये ही लोन दे पा रहे थे, अब 99 रुपये दे पा रहे हैं। तो देख रहे हैं आपके पास में 9 रुपये एक्स्ट्रा हो गए एक तरह से। तो इसका मतलब देखो क्रेडिट बिल गोज अप, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने मैकमिलन की बुक से बनाया हुआ है। आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में मैकमिलन बुक पढ़ेंगे, आपको कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं भी पढ़ेंगे इस बुक को तो भी आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस इसमें, मतलब जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कुछ इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में अगला टॉपिक उठाते हैं, रेपो रेट है। क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट को रीपर्चेज रेट कहते हैं। रेपो रेट को रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। द सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय बैंक टू RBI विथ ए प्रॉमिस टू रीपर्चेज आफ्टर सम टाइम। तो इसे कह सकते हैं कि बैंक जो है, जो बैंक है, यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर RBI। बैंक क्या कर रहा है? द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, बैंक सिक्योरिटी सेल कर रहा है RBI को, और ये प्रॉमिस करता है कि कुछ समय बाद मैं RBI से वापस खरीद लूँगा, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द लोन। शॉर्ट टर्म मनी जो है बैंकों को लोन पर देता है RBI, तो उसे भी रेपो रेट ही कहते हैं, ठीक है। और अगर रेपो रेट इंक्रीज करता है, तो अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो वो बैंक के लिए पैसे जो है बैंक मतलब RBI से लेना एक्सपेंसिव हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए रेपो रेट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रेपो रेट अभी 10% है, ठीक है। तो
बैंक जो है आरबीआई से लोन ले रहा है, ठीक है, और अगर ये 20% हो गया तो अब बैंक को 20% पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक जो है क्या करेगा, अगर 10% इंटरेस्ट देना था तब तो वो ठीक था, अभी 20% इंटरेस्ट आरबीआई को देना है तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं, हम दे तो देंगे 20%, लेकिन हम अपने कस्टमर को भी ज़्यादा महंगे में वो लोन देंगे, क्योंकि भाई 20% मैं खुद ही दे रहा हूँ तो मुझे भी वो कस्टमर से कुछ चाहिए होगा, 22% 23% पे कमाऊंगा। तो वही कह रहा है कि अगर रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाता है तो बैंक को आरबीआई से पैसे महंगे मिलते हैं, और इस वजह से बैंक जो है कस्टमर को भी हाई रेट पर ही लेंड करते हैं, हाई रेट पर ही लोन देते हैं। अगर रेपो रेट को घटा दिया जाए तो बैंक को जो है लोन जो है वो सस्ते में मिल जाता है आरबीआई से, और जब बैंक को सस्ते में मिलेगा तो बैंक अपने कस्टमरों को भी जो है सस्ते में ही लोन देते हैं, ठीक है। इसलिए सो बैंक्स लेंडिंग रेट इज डिटरमाइंड बाय रेपो रेट। तो बैंक का जो लेंडिंग रेट है कि कितने पर ब्याज लोन मिलेगा, उस चीज़ को डिसीजन जो है डायरेक्टली अगर हम कहें तो रेपो रेट डिसाइड कर देता है कि हाँ कितने पैसों में मिलेगा, कितने पैसों मतलब कितने परसेंटेज जो है इंटरेस्ट लगेगा, कितने नहीं। अगर रेपो रेट घट जाता है, जैसे इस समय जो है इकोनॉमी कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, तो इन्होंने मतलब जो है सीआरआर को काफ़ी कम कर दिया है। अब सीआरआर कम हो गया जिसकी वजह से लोन ईजिली और सस्ते परसेंटेज पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लाइबिलिटी विथ आरबीआई। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास में पैसे की ओवरेज हो गई, मान लीजिए उसके पास में पैसे 50 लाख बच गए, मतलब जो है शाम के टाइम 50 लाख रुपए बच गए, तो वो क्या करेगा, उस 50 लाख रुपए को आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है ताकि उसको कुछ इंटरेस्ट मिल सके, क्योंकि वो अभी इसको जो है लोन पे नहीं दे सकता, तो ये जो पैसा है इसको ये आरबीआई के पास पार्क कर देता है ताकि उसे कुछ इंटरेस्ट मिल सके। तो यही जो ये कॉन्सेप्ट है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसमें बैंक क्या करते हैं, बैंक पार्क देयर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ना, बैंक जो है पार्क कर देते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, मतलब वही जो एफडी या फिर सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में जो पैसा उसको जो है आरबीआई के पास में रख देते हैं, तो इसे तो उस पर आरबीआई कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है आरबीआई ये टूल कब यूज करता है, जब उसे लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी, टू मच मनी इज फ्लोटिंग इन द बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैसा फ्लोट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा अवेलेबल है, तो उस समय ये रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट यूज करता है और अब सारा पैसा अपने पास मंगवा लेता है, जिससे कि मार्केट में मनी पैसे की थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है इफ रिवर्स रेपो रेट, आर का मतलब है रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज। अगर हम रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दें, आरबीआई इंक्रीज करेगा, तो बैंक जो है पसंद करेंगे, जैसे मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई मान लीजिए 3% इंटरेस्ट दे रहा है, और अब अभी आरबीआई कहता है कि नहीं अब हम 10% देंगे, तो बैंक पसंद करेगा कि ठीक है आरबीआई के पास में ही पार्क कर देते हैं अपने पैसे ताकि हमें कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट की वजह से रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी आर सिस्टम। रिवर्स रेपो रेट की जब होता है, जब रिवर्स रेपो रेट होगा तो होगा क्या, जो बैंक है वो अपना सारा पैसा उठा करके किसके पास दे देगा, आरबीआई के पास में, सारा पैसा या जो भी पैसा है वो आरबीआई को दे देगा। तो इस तरह से जो लिक्विडिटी है, जो मनी है, वो मार्केट से चली जाती है और जाती कहाँ है, आरबीआई के पास में। तो ये रिवर्स रेपो क्या नाम है, रिवर्स रेपो रेट जो है लिक्विडिटी को मार्केट से रिड्यूस करता है। होप है कि आपको समझ में आ रहा है। गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जो है मेरा चैनल CAIIB विथ अशोक, अगर आपको ये लेक्चर्स मेरे अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिनको ज़रूरत है, जो CIB की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। उसके बाद में अब हम दूसरा पॉइंट उठाएंगे जिसका है जो है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक था पहले हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी हमने जो है लेक्चर 1 में पढ़ लिया, और फिस्कल पॉलिसी अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मॉनेटरी जो इसका जो है लेक्चर क्या नाम, चैप्टर 8 का लेक्चर 1 है, उसका लिंक मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके पहले वो देख लीजिएगा, फिर ये देखेंगे तो ये ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैं कह रहा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है उसे, आरबीआई करती है। जबकि फिस्कल पॉलिसी कौन हैंडल करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, या गवर्नमेंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट करती है। तो अब इसमें क्या है, इन इकोनॉमिक्स फिस्कल पॉलिसी इज यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्या, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है, रेवेन्यू कलेक्शन, क्या हमारे पास में पैसा, रेवेन्यू कितना राजस्व इकट्ठा होता है, ये दोनों चीज़ें मिल करके यूज की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किस काम के लिए, इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए, यानी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या घटाने के लिए, जो भी जैसा भी जरूरत हो गवर्नमेंट को, उसके काम आती है। यहाँ पर हम फिस्कल पॉलिसी
और मॉनेटरी पॉलिसी का कंपेयर पढ़ रहे हैं। फिजिकल पॉलिसी कैन बी कंट्रास्टेड विथ अदर मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच अटेम्प्ट। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, ये जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, और किस मेथड के जरिए, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करके। मॉनेटरी पॉलिसी को जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है दो ऑप्शन यूज करके। एक तो ये इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, कम ज़्यादा करके करते हैं, और दूसरा मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करके ये करते हैं। गाइज अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सप्लाई ऑफ मनी वगैरह से या फिर इंटरेस्ट रेट को कम करके कैसे जो है मतलब हम इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है अगला पॉइंट, टू मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के दो मेन इंस्ट्रूमेंट अगर पूछा गया हुआ, ये पूछा हुआ सवाल है कि दो मेन इंस्ट्रूमेंट फिजिकल पॉलिसी के कौन है, तो पहला गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट क्या खर्चा कर, दूसरा टैक्सेशन, टैक्स से गवर्नमेंट की अर्निंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में चेंजेज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट के जो खर्च हैं, चेंजेज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। अगर ये जो दो टूल थे हमारे पास में, जो ये हमारे पास दो टूल हैं, मेन इंस्ट्रूमेंट जो दो है, इनमें अगर हम चेंजेस करते हैं, गवर्नमेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन विल हैव फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं, यानी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को चेंज कर दे या टैक्सेशन चेंज कर दे, तो उससे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। स्पेंडिंग खर्च मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए पहले जो है हम क्या नाम है, रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम खर्चा करते थे मान लीजिए 1 लाख करोड़, अभी हम 10 लाख करोड़ खर्चा करने लगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। या टैक्सेशन का क्या असर होगा, मान लीजिए पहले मूवी के टिकट पर आपको 12% जीएसटी लगता था, अभी 28% अगर जीएसटी लगाने लगे तो उसका क्या इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग चेंज कर देगी या टैक्सेशन, अगर टैक्स बढ़ा दिया तो लोगों के जेब से पैसा ज़्यादा निकलेगा, फिर जो है उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड घट जाएगी, है ना। और अगर जो है मतलब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कर दी, मतलब कि जो है बोला कि मतलब हमने रेलवे का एक्सपेंशन करना है, जहाँ डबल रूट है वहाँ 4 लेन बनाएंगे, तो इस केस में क्या होगा ये कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बूस्ट कर जाएंगी, मतलब है ना। उसके बाद में पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन का पैटर्न भी चेंज होता है। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेशन चेंज करती है तो उससे जो रिसोर्स एलोकेशन का पैटर्न है वो भी अफेक्ट होता है। तीसरा इसमें है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी चेंज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम हर जनधन अकाउंट होल्डर में 500 रुपये डालेंगे, है ना। तो ये 500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर, यदि गवर्नमेंट चाहे तो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा करके इसको 2000 रुपये पर हेड कर देगी, हर एक व्यक्ति को हम 2000 रुपये देंगे या 10,000 रुपये कर दे, वो उसके ऊपर है। तो वही कह रहे हैं कि अगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी स्पेंडिंग या टैक्सेशन में चेंजेस करेगी तो वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, जो डिमांड है और जो इकोनॉमिक लेवल एक्टिविटी का लेवल है वो चेंज होता है, रिसोर्स एलोकेशन का पैटर्न बदलता है, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, यूजिंग फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट वांट टू अचीव, गवर्नमेंट क्या क्या अचीव करना चाहती है फिजिकल पॉलिसी का प्रयोग यूज करके। गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो चीज़ें हैं जो सामान है उनका प्राइस जो है स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जो है एप्पल आपको 60 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है तो कल को 120 रुपये किलो या 200 रुपये किलो मिलने लगे। तो ये स्टेबिलिटी रखनी है कि 60 हो, मैक्सिमम 62, 64, 65 या 70 हो जाए, है ना। या पेट्रोल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोशिश यही रहती है कि अभी 72 चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 हो, ऐसा ना हो कि अभी 72 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है और कल को चल करके 100 रुपये लीटर हो जाए। तो वही प्राइस स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने की इनकी कोशिश रहती है। दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को नौकरी दिलवाना भी इनका टारगेट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी को नौकरी मिल जाए और इकोनॉमी भी हमारी अच्छे से ग्रो करे, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करे, फुल एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिले, ये